ब्रो वेंट फुल अभिषेक बच्चन फ्रॉम धूम, पूरा चिट्टा खोल दिया। माइंड यू, ट्रंप नहीं बदला है, वो हमेशा से ही ऐसा था। लोग बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा हम ये तेल निकाल रहे हैं या ये हमारा तेल निकाल रहा है। आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कांग्रेस मच, और राहुल गांधी को आप किसी भी दिन डिस्क्रेडिट कर दो, वो धर्म को देखते भी नहीं है, तुम धर्म को लेके पागल हो। मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी ऑपोजिशन ने इससे सीरियस मुद्दे उठाए। हो गया 34 साल, आपने एक जानवर को जंगल से दूर रख लिया। इट्स वन ऑफ द वेरी रेयर मूवीज वेयर द मूवी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग एंड इट स्टिल फेल्ट गुड। छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे हैं जो अभी अपने ग्रोथ फेज में है, और जब छोटे बच्चों को न्यूट्रिशनल रिच खाना नहीं मिलता है तो नमस्कार, आदाब, दिस इज सार्थक एंड वेलकम बैक ऑन द संडे शो। वो शो जहां हम करेंगे अब न्यूज की बात एंटरटेनमेंट के साथ। बिहार में चल रहा था SIR, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। बदतमीजी नहीं। अब इसी बीच कांग्रेस नेता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। बोलते हैं कि वोटों की चोरी तो हुई है और चोरी की है पुलिस ने। इलेक्शन में फ्रॉड कौन कर रहा? इलेक्शन कमीशन। चुनाव में 6,50,000 वोटर थे, उसमें से 1 लाख चोरी के थे। और एग्जाम्पल देते हैं ये कर्नाटका के महादेवपुरा का, जहां कहते हैं कि असेंबली इलेक्शंस में 7 में से 6 सीट कांग्रेस जीत गई थी। अब 1 सीट जो बची उसमें थोड़ा सा विक्ट्री मार्जिन, आप सोचोगे कि भाई चलो या तो कांग्रेस जीतेगी या दूसरी पार्टी जीत गई होगी, लेकिन वहां बीजेपी जीती 1.25 लाख वोट से। अब चोरी तो हुई, पर कैसे? ब्रो वेंट फुल अभिषेक बच्चन फ्रॉम धूम, पूरा चिट्टा खोल दिया। इन्होंने वोट चोरी के 5 तरीके बताए। डुप्लीकेट वोटर, जिसका मतलब एक वोटर के नाम वोटर लिस्ट में अनेक जगह आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल गुरकीरत सिंह मान, एक आदमी पर 4-5 वोटर लिस्ट में नाम है इसका, एक जगह परिचित बाकी जगह अपरिचित। दूसरा, फेक एड्रेस, मतलब एड्रेस है ही नहीं, या फिर हाउस नंबर 0। हाँ, या तो अलग एड्रेस या गलत एड्रेस। मकान नंबर 0235 हैशटैग, समझ नहीं आ रहा घर का कोड है या फोन का। बाय द वे, ये सारे क्लेम्स फैक्ट चेक हो चुके हैं। लोगों ने खुद उन एड्रेस पे जाके वेरीफाई किया है कि जो राहुल गांधी ने कहा है वो एक्चुअली सच है। अब नाम डुप्लीकेट, पता गलत, बाकी फादर्स नेम ILSDHFHUG। इससे अच्छा तो आदमी लवारिस ही ठीक है। तीसरा, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड है। हाँ भाई, एक ही जगह एक ही घर से 10, 20, 30, 40 रजिस्टर्ड वोटर्स। तो इसको घर क्यों बोलते हैं? इसको जिला घोषित क्यों नहीं कर देते? इनफैक्ट यहाँ तो इंडिया टुडे का रिपोर्टर जाके खुद फैक्ट चेक किया, पता चला एक कमरे में 30 रजिस्टर्ड वोटर्स हैं। बट इसको सीरियसली नहीं लेंगे, ये कॉलेज में मैंने खुद होते देखा है। अगला, शो द फोटोज, दीज आर द फोटोज। इतनी छोटी फोटो लगाई ताकि दिखे ही नहीं। अरे चुनाव यार, तुम लोग बेसिक गलतियां। इससे अच्छा गर्ली पॉप का फिल्टर लगा लेते, हुलिया भी बदल जाता, ये भी कुछ नहीं कह पाता। एंड लास्ट, zoom into her name the first time. First name Shakun, surname Rani. That's a picture. Now go to the other picture. So this is essentially a zoomed in picture that they've taken, and this is now suddenly a new voter. Now she has no surname, but her first name is Shakun Rani. अब फॉर्म 6 वो फॉर्म होता है जो 18 से लेके 24 साल 25 साल के जो नए फर्स्ट टाइम वोटर्स होते हैं वो भरते हैं। अब राहुल गांधी ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया कैसे शकुन रानी, वो सिचुएशन ऐसी है ना, मैं कंफ्यूज हो गया। शकुन रानी नाम की एक बुजुर्ग महिला फॉर्म 6 भरकर 2 जगह से वोट दे दी। सोचो कितने अच्छे दिन आ गए। 70 साल की फर्स्ट टाइम वोटर बन रहे हैं, वो भी 2 बार। वाह मोदी जी, वाह वाह। एंड इफ यू लुक एट इट, ये काफी गंभीर एलिगेशंस हैं। इन एन आइडियल डेमोक्रेसी इलेक्शन कमीशन इस पे एक प्रेस रिलीज करती, इस पे खुद एक जांच बिठाती और हर जगह हर मीडिया चैनल इसको कवर करता। पर आज भी अगर तुम मीडिया से उम्मीद रख रहे हो, दैट्स अ यू प्रॉब्लम। पर पता है इलेक्शन कमीशन ने क्या रिस्पॉन्स दिया? खाओ मां कसम। हाँ भाई, मना नहीं किया, बोला कि राहुल गांधी प्लीज से दिस अंडर द ओथ एंड सबमिट प्रूफ। इसको तुम मतलब अंडर द ओथ, मुझसे देखा नहीं जाएगा, सुना नहीं। ये वही लोग हैं, मैं लिख के देता हूं। अब देखो, जिसको खुल्लम खुल्ला सब कुछ समझ में आ रहा है वो तो ठीक है, बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट्स, ठीक है। एंड जैसे चुनाव का माहौल चला है, आई पर्सनली डोंट बिलीव इन कांग्रेस मच, और राहुल गांधी को आप किसी भी दिन डिस्क्रेडिट कर दो, पर ये सारे एलिगेशंस फैक्ट चेक हो चुके हैं। एक लोकतंत्र जहां पर चुनाव सबसे प्रथम चीज होती है, मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी भी ऑपोजिशन ने इससे सीरियस मुद्दे उठाए। सबसे मूल अधिकार होता है बेसिक फंडामेंटल राइट टू वोट। इकलौती ऐसी चीज है इस देश में
जो जितनी शाहरुख खान की है उतनी ही आपकी है, उतनी ही अंबानी की है, उतनी ही मेरी है। और ये हक अगर छीना जा रहा है तो इससे बड़ा धोखा कुछ नहीं हो सकता। अगर ही करते हो तो लाइक कर देना एक बार। ओके, अगली न्यूज के लिए चलते हैं महाराष्ट्र। इस हफ्ते कोल्हापुर के नांदनी में एक बड़ा या फिर कहो छोटा सा प्रोटेस्ट देखने को मिला, क्योंकि वहां के लोग माधुरी नाम की इस एलिफेंट को वंतारा रिलोकेट करने से नाराज थे। काफी प्रोटेस्ट हुआ, एक साइलेंट मार्च भी निकली और सोशल मीडिया पर हैशटैग ब्रिंग बैक माधुरी ट्रेंड करने लगा। अब वंतारा तो तुम्हें पता ही है, गुजरात में अनंत अंबानी का एक 3000 एकड़ बड़ा प्राइवेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जिसको ये एनिमल रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर बताते हैं। और तुम अगर इंस्टाग्राम की गलियों में जाओगे तो बहुत खतरनाक रील मिलेगी तुम्हें कि ये बढ़िया बिलियनर प्रोजेक्ट है जहां पर वो बायोजीन बना रहे हैं जिसको आगे जाके बेचेंगे, वाटर कर रहे हैं जो जब एपोकलिप्स आ जाएगा तो डजंट मेक सेंस टू मी। क्योंकि पिछले एक साल में ही वंतारा से ऐसी बहुत सारी स्टोरीज आई हैं जिसमें मुझे एक कैपिटलिस्ट एंगल नहीं दिखता। जैसे 200 कुछ तेंदुए थे जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में फंस गए थे, उनको वंतारा रिलोकेट किया गया। एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में मगरमच्छ की पॉपुलेशन बहुत हो गई थी तो उनको रिलोकेट किया। बहुत सारे हाथी और अन्य जीव भी हैं जो वहां पे रिलोकेट और रिहैबिलिटेट किए जाते हैं। हाउएवर, एक जो फेयर क्रिटिसिज्म है वो ये है कि उनको उनकी नेचुरल हैबिटेट से लाके यहाँ पे लाया जा रहा है। बट अगर आप सोचोगे तो रिहैबिलिटेशन सेंटर होता है जहाँ पे बहुत सारे टेक्नोलॉजी लगती है, जानवरों की देखरेख होती है, उनके टेस्ट होते हैं। वो डिसेंट्रलाइज करना पॉसिबल नहीं है, बट दैट्स डिफरेंट स्टोरी। कमिंग बैक टू द पॉइंट, माधुरी कोल्हापुर के एक जैन मठ में 34 साल से रह रही थी, 34 ईयर्स। और इतने लंबे समय से एक छोटी सी जगह में रहने से उसको काफी ज्यादा हेल्थ प्रॉब्लम्स हो गई थी। रेडियोलॉजी हुई है, उसमें पता चला है कि उसको आर्थराइटिस है, स्वेलिंग है, अल्सर्स आ गए हैं। इसलिए माधुरी के लिए पीटा इंडिया ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और वंतारा ने उसके लिए एक रिहैब सेंटर बनाया, जिसमें उसको बाद में सुप्रीम कोर्ट के कहने पे शिफ्ट कर दिया गया। अब ये एक साइड ऑफ द स्टोरी है। अब हम आप सुनेंगे तो हमें लगेगा अच्छी बात है, कैप्टिविटी से एक जानवर उसके नेचुरल हैबिटेट में आ गया। पर जो कोल्हापुर के लोग हैं वो भी उसको प्रताड़ित नहीं कर रहे। वो जिस जैन मठ में रहती थी वहां लोग बहुत पूछते थे, केयर करते थे और वहां की रीति रिवाजों में हाथी की एक मान्यता है। इसलिए उन लोगों ने मुहिम चलाई है कि उसको वापस लाया जाए। एंड विद ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द रिलीजियस ट्रेडिशंस, मुझे लगता है वो जहां है वो उसकी सही जगह है। हो गया 34 साल, आपने एक जानवर को जंगल से दूर रख लिया। अब धर्म उसकी आरती में नहीं, उसकी खुशी में होना चाहिए। समटाइम्स लविंग इज लेटिंग गो। हाँ आरती, नहीं कोई खुशी से बात नहीं हो रही मेरी, वो तो कंटेंट के लिए बोलना पड़ता है। नहीं, प्यार तो तुम ही से करता हूं। ओके, नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ अ प्रोटेस्ट, इन दोनों पब्लिक में सरकार के E20 पेट्रोल के खिलाफ बहुत प्रोटेस्ट हो रहा है। क्वाइट कंफ्यूजिंग, लेट मी एक्सप्लेन। E20 यानी कि एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल, पेट्रोल जिसमें 20% एथेनॉल मिलाया गया है, हेंस E20। ये एथेनॉल जो है ये फूड रेसिड्यू से आता है, जो खाना, मेज, मक्का ये सब होता है ना, इनके रेसिड्यू से एथेनॉल बनता है जिसको फ्यूल में, पेट्रोल में ब्लेंड कर दिया जाता है। इसलिए E20 पेट्रोल इट्स अ बायोफ्यूल। इससे दो फायदे होते हैं, एक तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल फ्रेंडली होता है और दूसरा इंडिया ज्यादातर अपनी जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है, तो अगर हम इसको मिलाने लगते हैं तो हमारी जो डिपेंडेंसी है वो कम हो जाती है एज अ नेशन। लेकिन इस E20 से लोग ज्यादा खुश नहीं है। बिजनेस स्टैंडर्ड में हाल ही में एक सर्वे छपा है जिसमें बहुत हजारों व्हीकल ओनर से पूछा गया कि क्या आप चाहते हैं कि E20 हो। ज्यादातर लोगों ने कहा कि नहीं भैया, हमें E20 फ्यूल पसंद ही नहीं है, इसको बंद कर देना चाहिए। और ये E20 फ्यूल लोगों को क्यों नहीं सुहारा, उसका एक सिंपल रीजन है। लोगों का कहना है कि इससे उनकी गाड़ी का जो माइलेज है वो कम हो रहा है और इंजन एफिशिएंसी पे फर्क पड़ रहा है। मतलब पेट्रोल गाड़ी के लिए अच्छा नहीं है, बार बार सर्विसिंग करानी पड़ रही है, उसका खर्चा अलग। लोग बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा हम ये तेल निकाल रहे हैं या ये हमारा तेल निकाल रहा है। अब ये जब कंसर्न ज्यादा बढ़ गया तो सरकार इसके क्लैरिफिकेशन को लेके आई। पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने एक ट्वीट किया और बताया कि देखो, दो कंसर्न है आपके। पहला तो आप बोल रहे हो कि इंजन एफिशिएंसी कम होती है, तो बहुत ज्यादा टेस्ट हुए, बहुत सारी गाड़ियों पे हुए हैं, नई गाड़ी, पुरानी गाड़ी, कई हजार किलोमीटर तक टेस्ट हुए और पता चला है कि इंजन पे इस फ्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, हालांकि जो माइलेज है वो E20 पेट्रोल यूज करने से लगभग 5-6% कम हुआ है। पर जैसे जैसे आगे नॉर्म्स बनेंगे, E20 स्पेसिफिक गाड़ी में आगे जाके मॉडिफिकेशंस होंगे तो ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। और दूसरा माइलेज का, ये सरकार ने माना है कि हाँ, क्योंकि पेट्रोल डेंसिटी जो है वो एथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद थोड़ी कम हो जाती है, तो जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो 5 से 6% कम देखी गई है। और मेरे हिसाब से बड़ा पेचीदा सा केस है ये, क्योंकि सब चाहते हैं कि भाई हाँ, हमारा कार्बन फुटप्रिंट कम हो, हम क्लीन एनर्जी की तरफ जाएं, CO2 एमिशंस कम हो। पर यही तो वो तरीका है। क्लीन एनर्जी फॉसिल फ्यूल से हमेशा महंगी ही पड़ेगी, या तो ऐसे या तो वैसे। बेसिकली क्लीन एनर्जी कम्स एट अ कॉस्ट। व्हाट्स गुड फॉर एनवायरमेंट माइट नॉट बी गुड फॉर योर बजट। 5-6% माइलेज कम हो रहा है तो मुझे तो लगता है पर्सनली कि प्राइस पे करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। आपका इस मामले में क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में #E20 लिख के बताना।
ओके, 2 क्विक अपडेट्स। एसएससी सीजीएल का जो एग्जाम है जिसको लेकर इतना प्रोटेस्ट हो रहा है, वो फाइनली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पोस्टपोन कर दिया है। एक नोटिफिकेशन जारी की है जिसमें उन्होंने बताया कि जो पिछले टेस्ट में प्रॉब्लम आई थी, जो 55,000 कुछ विद्यार्थी हैं जिनको समस्या फेस करनी पड़ी थी, उनका रीटेस्ट किया जाएगा। एसएससी का जो एग्जाम 13 अगस्त को शुरू होना था, वो अब अगले महीने पोस्टपोन कर दिया गया है। जो कैंडिडेट्स ने कंप्लेंट की थी, भाई एडमिट कार्ड हमको कुछ ही घंटों पहले मिला है, 26 तारीख तक आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा, और आपने फॉर्म भरते टाइम जो 3 प्रेफर्ड आपने सेंटर दिए, उन्हीं में से आपको कोई सेंटर अलॉट किया जाएगा। तो दैट इज अ गुड न्यूज। अगली खबर है टेक से। ओपन एआई ने GPT-5 लॉन्च कर दिया है। जिसको नहीं पता, आजकल बहुत होड़ लगी है बिटवीन ओपन एआई, गूगल और परप्लेक्सिटी और क्लॉड, और ये सब अपने अपने नए मॉडल निकाले जा रहे हैं। अल्टीमेटली सुपर इंटेलिजेंस तक जाएंगे ये लोग। अभी GPT-5 लॉन्च हो गया। अब इसमें नया क्या है, देखो पहले क्या होता था कि आप जब भी कोई चैट जीपीटी पे क्वेरी डालते थे तो वो 2 तरीके होते थे। अगर आपको बेसिक चीज पूछनी है कि भैया हाँ ये बताओ कि दिल्ली की पॉपुलेशन कितनी है, वो हल्के बता देता था। जब आप उसको कुछ रीजनिंग बोलते थे कि अगर यार 5 साल बाद इतनी माइग्रेशन हुई तो कितनी पॉपुलेशन होगी, तो O3 मॉडल वो यूज करता था रीजनिंग के लिए। अब GPT-5 जो आया है, आप अपनी क्वेरी बताओ, आपको कोई मॉडल चूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ही समझ जाएगा कितना कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है और उसी के हिसाब से वो मॉडल चूज करके आंसर जनरेट करेगा। इनफैक्ट हाल ही में चैट जीपीटी अपना एजेंट मोड लाया था, तो उसका भी यूज किया गया है। बेसिकली टेक्स्ट स्पेस में बहुत कुछ हो रहा है। अगर अभी तक आप एआई नहीं सीख रहे हैं तो आपको जरूरत है कि आप एआई सीखें, और उसके लिए आप कोई सा भी प्लेटफॉर्म जाके सीख सकते हो। तुम्हें लग रहा था मैं स्पॉन्सरशिप इंक्लूड करूंगा ना? एआई सब कुछ कर सकता है, बस कुछ लोगों को स्पॉन्सरशिप नहीं दिला सकता। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक और न्यूज अपडेट सुनते जाओ। न्यूज अपडेट नहीं, एक चैनल अपडेट है। वो ये कि जैसे संडे भारत हमने किया था, वैसे ही हम संडे भारत एक बिहार एडिशन करने वाले हैं, क्योंकि वो है बिहार चुनाव आने वाले हैं, तो हम लोग बिहार जाके ऑन ग्राउंड कवर करेंगे। तो वी आर लुकिंग फॉर स्पॉन्सर्स एंड द रेगुलर रूट इज जस्ट नॉट माई थिंग। तो अगर आप एक ब्रांड है, एक ब्रांड मैनेजर है, इफ यू वांट टू एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट जहां पे हम बस एक स्टेट को घूम के उसकी एसेंस कवर करते हैं, तो ये रहा मेल, आप यहाँ पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड बेसिकली स्पॉन्सर मतलब आप हमारे साथ वही व्यवहार कर सकते हैं जो एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में एक कॉर्पोरेट सरकार के साथ करते हैं। अच्छा, पिछले हफ्ते ट्रंप ने इंडिया पर 25% की टैरिफ लगाए कि भैया रशिया से तुम तेल खरीद रहे हो। बाद में इंडिया ने क्लैरिफिकेशन दिया कि यार हमको क्यों टारगेट कर रहे हो, तेल तो तुम भी खरीद रहे हो, तेल तो यूरोप भी खरीद रहा है, तेल तो रशिया से सब खरीद रहे हैं। और ट्रंप ने इसको पॉजिटिवली नहीं लिया, ईगो पे ले लिया, फिर 25% टैरिफ लगा दी। अभी 50% के टैरिफ लग गए इंडिया में, और बोल रहे हैं कि अभी तो और लगाएगा। भाई 50% ऑलरेडी पहुंच गया है भाई, इतने मेरे 12th में मार्क्स नहीं आए थे। खैर, फिलहाल भारत की सरकार बोल रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, भारत की मीडिया बोल रही है ट्रंप सन की है, और चाइना इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। क्या? ये क्या बक रहे हो? चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया जू फियोंग, उन्होंने ट्वीट किया और बोला, यूजिंग टैरिफ्स एज अ वेपन टू सप्रेस अदर कंट्रीज वायलेट्स द यूएन चार्टर, अंडरमाइंस WTO रूल्स and is both unpopular and unsustainable. Give a bully an inch, he'll take a mile. चाइना इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, कांग्रेस के हाथ में कमल का फूल। सॉरी बट बिटवीन ऑल दैट इज हैपनिंग, दोस्त अगर तुम उनमें से हो जो बॉयकॉट चाइना करके ट्रंप की पूजा कर रहे थे, तुम्हारे लिए क्या सही रियलिटी चेक है? क्योंकि माइंड यू, ट्रंप नहीं बदला है, वो हमेशा से ही ऐसा था, पर अब आग तुम्हारे घर तक पहुंच गई है। और जो अभी भी 50% टैरिफ खाने के बाद विश्व गुरु के भ्रम में है, अब थोड़ा सा वो करो, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं इंट्रोस्पेक्ट। जिस ट्रंप के तुम हाथ देख रहे थे, उसी ने तुम्हें उंगली दिखा दी। और जिस चाइना को तुम लाल आंख दिखा रहे थे, इट्स द ओनली कंट्री ट्रंप कुड नॉट बुली। Like China, for instance, why? हम बस बोलते रह जाते हैं। चाइना जो बोलता है वो करता है, और जो नहीं बोलता है वो कर सकता है। वो धर्म को देखते भी नहीं है, तुम धर्म को लेके पागल हो, तुम लाल आंख दिखाते हो, उनकी है। अच्छा, शेयर बाजार से पहले ही बता देता हूं, 2 मीम्स बहुत ट्रेंड किए इस बार। एक तो शाहरुख खान को हाल ही में जवान के लिए नेशनल अवार्ड दिया गया, और उसके बाद एक शाहरुख खान हकला मीम है जो बहुत ट्रेंड किया, इतना ज्यादा कि लोगों ने कमेंट सेक्शन में भर दिया, डीएम्स में भर दिया, हर जगह बस हकला मीम ही ट्रेंड हो रहा था शाहरुख खान का। पता नहीं क्यों, बहुत पहले आया था, बट अभी लोगों ने बस मजे लेना शुरू कर दिया। दूसरा एक अर्जुन कपूर का मीम है, जिसमें वो ऐसे कोई इंटरव्यू में खड़ा होता है, कोई रिपोर्टर से पूछता है, वैसे घूर के देखता है। अब लोग अपने अपने वर्जन बना रहे हैं उसके। हाउ द शॉपकीपर लुक्स एट मी व्हेन आई गो टू रिटर्न समथिंग। कर लो, क्योंकि घर में ऑलरेडी रखा हुआ, मेरे को पता नहीं था, मैं लेके चले गया था। ये ऐसे क्यों दिख रहा है जैसे ये कुछ एक ही तो कस्टमर था, उसे भी डरा दिया।
इसको कौन बचाएगा, इसकी तो पीआर टीम भी नहीं है। अर्जुन कपूर मेरा बड़ा फैन है। ये भी सही है। ओके, नेक्स्ट बिग न्यूज फ्रॉम इंडियन पॉलिटिक्स। इस हफ्ते फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक जी का 79 साल की उम्र में निधन हो गया। अगर आप सत्यपाल मलिक जी को नहीं जानते तो बहुत वेटरन इंडियन पॉलिटिशियन रहे हैं। एक एमएलए भी रहे हैं, लोकसभा एमपी भी रहे हैं, राज्यसभा एमपी भी रहे हैं। लेकिन उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो कार्यकाल था वो था 2019 के वक्त में जम्मू कश्मीर का गवर्नर होना, जब आर्टिकल 370 हटा था। और ये लाइमलाइट में तब आए थे जब शायद 2023 में इन्होंने करण थापर को एक इंटरव्यू दिया था, और उस इंटरव्यू में इन्होंने कई सारी ऐसी बातें कही थी जो भूचाल मचा दिया था उस टाइम पे, कि पुलवामा जो है वो एक्चुअली इंडियन गवर्नमेंट का एक सिक्योरिटी फेलियर था, मोदी जी को करप्शन से कोई खास मतलब नहीं है, उनको अच्छी तरीके से कंसल्ट नहीं किया था, 370 हाफ-हैज़र्डली किया गया था। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने कही थी जो बहुत एक्सप्लोजिव थी अपने आप में, और उसके बाद से इनको इंडियन पॉलिटिक्स में काफी हद तक साइडलाइन भी कर दिया गया था। बट उन्होंने ये भी कहा था मुझे पता है ये होगा। ही वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू वॉइसेस हु वाज इन द गवर्नमेंट एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट, इफ दैट मेक्स सेंस। अच्छा, एआई को लेकर ही अगली न्यूज सुनो, बहुत इंटरेस्टिंग। तुमने रांझना मूवी देखी है? अगर नहीं देखी तो माय रिकमेंडेशन एक बार देखना। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट लव स्टोरीज आई हैव वॉच्ड इन बॉलीवुड। स्पॉइलर देता हूं, जिसका मेन कैरेक्टर है कुंदन, वो एंड में मर जाता है, और जो उसकी एंडिंग है वो बहुत खूबसूरत है। मतलब तुम देखोगे ऐसा रश ऑफ इमोशंस आता है, कुछ एक अलग फीलिंग के साथ वो मूवी खत्म होती है, जस्ट बिकॉज द मेन कैरेक्टर डाइज। अब हाल ही में रांझना को री रिलीज किया गया, जिसमें उन्होंने एंडिंग बदल दी, जिसमें कुंदन मरता नहीं है बल्कि जिंदा बच जाता है। ये वीडियो तुम्हें इंटरनेट पे मिल जाएगी, कुछ नहीं करूंगा, बस रैंडम कमेंट पढ़ाता हूं तुम्हें। 2013 में अभी मूड नहीं है उठने का, 2025 में अभी मूड है। अ क्लाइमेक्स दैट नो वन वांटेड टू बी चेंज्ड, विदाउट दोस एंडिंग लाइंस द मूवी कुड नॉट एंड। क्लाइमेक्स वाला डायलॉग क्या गूज़बम देता था, मां बहन करती। एंड द बेस्ट वन, कुंदन डाइड एंड द मूवी लिव्ड, बट नाउ द एआई कुंदन लिव्ड एंड द मूवी डाइड। इनफैक्ट ये मुद्दा इतना बड़ा बन गया कि जिन्होंने कुंदन प्ले किया था, एक्टर धनुष, उन्होंने एक पब्लिक स्टेटमेंट रिलीज किया, बोला आई एम नॉट ओके विद दिस। भाई मैंने ये साइन नहीं किया था, ये स्टोरी लाइन साइन नहीं की थी। भाई एक आर्टिस्टिक फ्रीडम भी होती है। उन्होंने बोला री रिलीज ऑफ रांझना विद एआई ऑल्टर्ड क्लाइमेक्स हैज डिस्टर्ब्ड मी। द ऑल्टरनेट एंडिंग हैज स्ट्रिप्ड द फिल्म ऑफ इट्स वेरी सोल। दिस इज नॉट द फिल्म आई कमिटेड टू। द यूज ऑफ एआई टू ऑल्टर फिल्म्स एंड कंटेंट इज अ डीपली डिस्टर्बिंग ट्रेंड। इट थ्रेटन्स द इंटेग्रिटी ऑफ स्टोरी टेलिंग एंड द लेगेसी ऑफ सिनेमा। आई होप स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस कैन बी पुट इन प्लेस। ओके, पहली बात, तुमको एंडिंग बदलने के लिए रांझना ही मिली। कितनी मूवी में गिना सकता हूं तुमको? इतने एग्जाम्पल है जिनकी एंडिंग छोड़ो, स्टार्टिंग तक बदल सकते हो तुम। हाय साजिद खान। मतलब रांझना का वो इतना खूबसूरत सीन है ना, जब एंड में कुंदन मर जाता है, बगल में सोनम कपूर बैठी होती है, उसके बाहर स्वरा भास्कर रो रही होती है, उसका दोस्त रो रहा होता है, वो हेलुसिनेशन आता है जहां उसका बच्चा चल रहा है, ये चल के आ रहा है, और वो बोलता है कि कर सकते हैं ठीक, अभी इसको गले लगा सकते हैं, पर अब मूड नहीं है। मतलब वो बहुत स्पेशल है वो। इट्स वन ऑफ द वेरी रेयर मूवीज वेयर द मूवी डिड नॉट हैव अ हैप्पी एंडिंग एंड इट स्टिल फेल्ट गुड। एंड धनुष इज राइट, कोई भी एक प्रोजेक्ट होता है वो एक आर्ट होती है, उसका एक पूरी स्टोरी लाइन होती है, एक कैरेक्टर आर्क होता है। आर्टिस्ट को पता होता है कि उसके कैरेक्टर के बाद ऐसा होने वाला है, उसके हिसाब से वो एक्ट करता है पूरा, और फिर उसके हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट चलता है। आप बाद में कोई भी टुकड़ा आगे जाके एआई से चेंज कर दोगे तो उसमें वो आर्टिस्टिक फ्रीडम, क्रिएटिव लिबर्टी, एसेंस ऑफ स्टोरी टेलिंग तो मर गया ना। अब एआई देखो कुछ भी कर सकता है, वो सिर्फ एंडिंग चेंज नहीं कर सकता है, वो पूरी मूवी ही अलग बना सकता है। बट दैट्स नॉट राइट। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो एक बार लाइक करना और कमेंट सेक्शन में #रांझना लिख के जरूर बताना। बहुत फेवरेट मूवी है यार। और अब खाने के साथ अचार, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इन द नेक्स्ट सेगमेंट। इस हफ्ते ये वीडियो बहुत वायरल रही। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक गांव है धराली, नदी बहती है, पास ही में एक गांव है वो, और वहां पर एक क्लाउड बर्स्ट हो गया। पास के नाले से अचानक से बहुत ज्यादा पानी बहकर आया और देखते ही देखते पूरा गांव बह गया। मतलब वो वीडियो किसी ने दूसरी तरफ से शूट की थी। जब वो वीडियो देखी तो देख के रोंगटे खड़े हो गए। मतलब देखते ही देखते ऐसा लगा कि विद इन सेकेंड्स, 1 मिनट भी नहीं हुआ था और पूरा एक गांव मलबे के अंदर आ गया। अचानक से ऊपर से कहीं बादल फटा होगा, पानी आया और वो पूरा का पूरा गांव बहा के ले गया। शोज यू द पावर ऑफ नेचर। अभी जब हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं तो सैकड़ों लापता है, 5 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एंड ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम बीतेगा ये नंबर और बढ़ेगा। अभी जिस वजह से ये घटना हुई है, क्लाउड बर्स्ट, या जैसे हिंदी में कहते हैं बादल फटना, दरअसल होता क्या है कि बहुत छोटे से एरिया में अचानक से बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है, इन नंबर्स 100 मिलीमीटर इन आवर, और फिर उसकी वजह से इतना सारा पानी एक साथ आता है, लोगों को लगता है कि कोई बादल फट गया। ये एक नेचुरल फिनोमिनन है, पर ये जो हुआ वो एक मैन मेड डिजास्टर था, क्योंकि बहुत सारे आप इसमें फैक्टर देखोगे। एक तो नदी का जो रास्ता है उस नाले का,
वहां पर ये बनाया गया है। यूजुअली आप पहाड़ों में जब वो गांव देखोगे तो पानी के रास्ते से काफी दूर बनाए जाते हैं, पर आजकल वो सीजन आ गया ना कि हाँ रिवर साइड कैफे वगैरह, तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो नदी के बगल में कंस्ट्रक्ट होने लगी है। इससे जो रिवर बेड होता है, जो नेचुरल वाटर फ्लो होता है, वो तो रुकता ही है, अचानक से जब ऐसी घटनाएं होंगी तो बहुत नुकसान होता है। दूसरा, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हमने पेड़ वेड़ सारे साफ कर दिए। अब वो वीडियो को अगर गौर से देखोगे तो जहां जहां पेड़ हैं, जहां जहां सॉइल वो इंटैक्ट बचा रखी है, वहां कुछ नहीं होता है। आसपास में जहां पे बिल्कुल ही डिफॉरेस्टेशन हो चुका है, वहां पे हमने कंस्ट्रक्शन कर रहा है, वो पूरा बह जाता है। तभी कहते हैं रिवर बैंक पे कंस्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऑन यूजुअल डेज नदी शांत है, कुछ नहीं है, लेकिन जब नेचर का बहाव आता है तो कुछ नहीं बचता। अब ये जो पहाड़ों का इकोसिस्टम होता है बहुत सेंसिटिव होता है। आप कोई भी कंस्ट्रक्शन करते हो उसका एक एनवायरमेंट असेसमेंट होता है, आजकल वो नहीं हो रहा। इतनी जगह जगह बड़ा बड़ा पता नहीं ऐसे कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है जैसे भालुओं को 4 BHK देना हो। और ये जो अनरेगुलेटेड कंस्ट्रक्शन है ये ज्यादातर खटकता है इन सालों में जब बारिश ज्यादा हो जाती है। इनफैक्ट इसी हफ्ते सेंट्रल वाटर कमीशन ने हिमाचल, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल, यहां पर लगभग 100 डैम्स में वार्निंग रेज की है कि ऊपर ग्लेशियल फ्लडिंग हो रही है, कभी भी यहां पे फ्लैश फ्लड्स आ सकते हैं। अब तुम्हें अगर ग्लेशियल फ्लडिंग नहीं पता है तो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये होता है कि ऊपर ग्लेशियल लेक्स होते हैं और वहां पे अचानक से अगर अर्थक्वेक आती है, क्लाउड बस्ट होता है, तो उसका पानी एक साथ आता है। छोटा सा एक क्लाउड बस्ट हुआ, ये हाल था। तुम सोचो जब पूरा एक डैम फटेगा तो क्या हालत होगी। पहाड़ों का इकोसिस्टम बहुत सेंसिटिव है, डेवलपमेंट वहां पे बहुत जरूरी है, बट अनचेक्ड अगर आप डेवलपमेंट करोगे तो उतना ही ज्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। हमने 2013 में उत्तराखंड में ये देखा था, 2021 में हिमाचल में देखा था, पिछले ही साल हमने सिक्किम में ये देखा था, और अब ये अभी तो प्रॉब्लम्स हो गई। पर जो वाटर कमीशन की रिपोर्ट है उन्होंने कुछ सॉल्यूशंस भी दिए हैं, बट वो स्ट्रक्चरल चेंजेस है जो बेसिकली बताता है कि पहाड़ों में डैम्स के अराउंड हाई कैपेसिटी वाले स्पिलवे बनाए जाने चाहिए। डैम्स के वो गेट होने चाहिए जो जल्दी खुल सके, उसमें कुछ नाम होता है उनका। और ऑब्वियसली जो हमें पता है रिवर बेड के बस कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। अगर कंस्ट्रक्शन वहां हो रहा है तो एक सही मात्रा में वहां पर पेड़ रहें, ताकि कभी भी ऐसी लैंड सब्सिडेंस की प्रॉब्लम आए तो पेड़ मिट्टी को जोड़ के रखता है। इनफैक्ट इस सेगमेंट में मैं ज्यादातर थोड़ा हिमालय पे ही फोकस करना चाहूंगा। आजकल एक और मिसकंसेप्शन ये है कि भाई शहरों में तो बहुत पॉल्यूशन है, कोई नहीं अपनी डीजल गाड़ी लेके हम पहाड़ों पे जाएंगे, वहां सब कुछ साफ है। ऐसा नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है बोस इंस्टीट्यूट। इन्होंने एक स्टडी करके पाया कि जो हिमालय में हवा है वो भी अब पॉल्यूटेड हो गई है। अगर आप वेस्टर्न घाट्स के मुकाबले अगर कंपेयर करोगे, जो ईस्टर्न हिमालयाज होते हैं, वहां के जो पहाड़ की हवा है वहां पे 1.5 टाइम्स मोर टॉक्सिक मेटल्स मिले हैं। हेवी मेटल्स लाइक लेड, कैडमियम, जिंक, ये पहाड़ों की हवा में ज्यादा मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई वेहिकुलर पोल्यूशन इतना है, कंस्ट्रक्शन इतना हो रहा है। आप सोचते हो चंडीगढ़ से स्पीति जाएंगे पहाड़ों में हमको साफ हवा मिलेगी, पर जिस तरीके से आप जा रहे हो वो भी तो पहाड़ों में पोल्यूशन कर रहा है। पहाड़ों की हवा में टॉक्सिक मेटल्स बढ़ गए, मतलब गाड़ियां, इंडस्ट्रियां इतनी हो गई हैं कि पहाड़ों ने इंसानों से लोहा ले लिया है, क्वाइट लिटरली। अब देखो ऐसा नहीं है कि भारतीय पहाड़ों की हवा में ही ये ज्यादा हो रहा है। अगर आप डेटा मैप करोगे तो पता चलेगा कि यूएसए, चाइना, इटली, इनकी जो हवा होती है उनमें इससे ज्यादा टॉक्सिक मेटल्स पाए जाते हैं। पर कहने का मतलब ये कि हमारा जो नोशन है ना कि पहाड़ बिल्कुल प्रिस्टीन है, पहाड़ बिल्कुल साफ है, पहाड़ में बिल्कुल पोल्यूशन नहीं है, ये बहुत गलत है। पहाड़ों में भी जमीन पे, बादलों में, हवा में, पानी में बहुत पोल्यूशन हो चुका है। चलिए अगली खबर है आपकी हेल्थ को लेकर। 5 यूनाइटेड नेशंस एजेंसीज ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट का टाइटल है स्टेट ऑफ फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्लोबल फूड इन्फ्लेशन के चलते जो हेल्दी और अनहेल्दी डाइट है, इनके बीच में प्राइसेस का अंतर काफी बढ़ गया है। देखो 2 तरह के खाने होते हैं, एक तो रॉ अनप्रोसेस्ड फूड, सब्जी, तरकारी, भिंडी वगैरह, है ना, और दूसरा हो गया कोल्ड ड्रिंक, बिस्किट, जो प्रोसेस होके पैक होके आप तक पहुंच रहा है। अब इस रिपोर्ट में बताया गया है कि while the ultra processed food has become cheaper, the cost of nutrient rich food has become expensive। कहने का मतलब ये कि अगर आप अच्छा हेल्दी खाना खा रहे हो, वो प्रोसेस्ड फूड के मुकाबले लगभग 50% ज्यादा महंगा पड़ता है। और यहां पर आप नोटिस करो हाउ द टाइम्स हैव चेंज्ड। पहले के टाइम पे घर पे हम नॉर्मल हेल्दी खाना खाते थे, जहां हमें अच्छी सब्जी मिलती थी, दूध, दही, घी, आपके में से कोई लोग नॉनवेज भी खाता हो, एक पूरी हेल्दी डाइट हमें घर पे मिल जाती थी। फिर हम एक्स्ट्रा पैसा करके बाहर जाते थे जंक फूड खाने, कोल्ड ड्रिंक पीने। अब उल्टा हो गया है, अब आपको एक कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड कहीं भी सस्ते में 10 रुपए की प्लेट, 20 रुपए की प्लेट मिल जाएगी। और अब अगर आपको घर पे न्यूट्रिएंट रिच खाना खाना है, अगर आपको पूरा बैलेंस डाइट चाहिए, या अगर आपको केमिकल्स नहीं चाहिए, ऑर्गेनिक खाना खाना है, तो वो और महंगा हो गया है। नोटिस करना कभी। और ये बहुत बड़ी बात है। आप अपने आप को भाग्यशाली समझो अगर आपके घर में थाली में ही आपको अच्छा खाना, प्रॉपर बैलेंस डाइट मिल जाती है। क्योंकि ग्लोबली अगर आप देखोगे तो लगभग 2.5 अरब लोग
हर 3 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जिसको प्रॉपर हेल्दी डाइट नहीं मिल पाती। इतनी गरीबी है दुनिया में। अब आप बोलोगे भाई खाना तो मिल ही रहा है ना, हेल्दी मिले अनहेल्दी मिले, ऐसा नहीं है। इसका इफेक्ट तब समझोगे जब आपको पता चलेगा कि यही सेम खाना छोटे छोटे बच्चे भी खा रहे हैं जो अभी अपने ग्रोथ फेज में है। और जब छोटे बच्चों को न्यूट्रिशनल रिच खाना नहीं मिलता है तो उनमें होती है चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग जैसी प्रॉब्लम, फिर हंगर इंडेक्स यहां वहां होता है। चलो इसी बहाने एक बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज आपको बताता हूं। चिट्ठियां, लेटर्स जो होते हैं वो हमारे पॉप कल्चर का बहुत बड़ा हिस्सा है। कितने सारे मूवीज बनी हैं, कितने सारे गाने बने हैं, शायरियों में, फिल्मों में चिट्ठी का जिक्र बहुत होता है। चिट्ठी ना कोई संदेश, ना जाने वो कौन सा देश, संदेशे आते हैं, उसमें भी चिट्ठी का वर्णन है। एक कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा। पॉप कल्चर म्यूजिक तो फिर भी बहुत बाद की बात है। पहले के टाइम पे चिट्ठियां जो होती थी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन थी। राजा महाराजा के टाइम पे एक दूसरे को संदेश भेजे जाते थे। इनफैक्ट कई सारे ऐसे महान पर्सनैलिटी है जिनकी चिट्ठियों के दम पे ही पूरी किताबें, बायोग्राफी लिखी गई हैं। फिर उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, कम्युनिकेशन बढ़ता गया, टाइम कम होता गया। पहले वायरलेस कॉल हुई तो लोगों को कॉल करने लगे, फिर उसके बाद टेक्स्ट मैसेजिंग आ गई, फिर उसके बाद व्हाट्सएप आ गया। चिट्ठियां सिर्फ पोस्ट भेजना, किसी को राखी, किसी को वेडिंग कार्ड, ये सब भेजने तक लिमिटेड था। अब 50 साल से भी ज्यादा चलने के बाद 1 सितंबर को भारत की जो रजिस्टर्ड पोस्टल सर्विस है इंडिया पोस्ट बंद होने जा रही है। सिस्टम को थोड़ा मॉडर्नाइज करने के लिए इंडिया पोस्ट को स्पीड पोस्ट के साथ अब मर्ज कर रहे हैं। एंड इसका एक बहुत वैलिड रीजन भी है, क्योंकि लोगों ने यूज करना इस सर्विस को बंद कर दिया था, तो इसका जो बिजनेस है वो भी ओवर द टाइम कम हो रहा था और इनके पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा था वैसे वैसे लोग चिट्ठियां कम भेजने लगे थे, तो बिजनेस वैसे ही कम हो रहा था। उन्होंने कहा चलो मर्जर कर दें। और उसके 2 रीजन है। एक तो डिजिटल अडॉप्शन इतना बढ़ गया है, पहले कार्ड भी लोग भेज दिया करते थे, अब वो भी लोग व्हाट्सएप पे भेजने लगे हैं। और दूसरा जो ई कॉमर्स स्पेस है बहुत कॉम्पिटिशन में आ गया है। अब कई सारे ऐसे प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो ये पोस्टल सर्विसेज लगाते हैं, जैसे कि ई कार्ट। अब आप सोच के देखो, आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप जनरेशन वाले होगे तो आपके लिए इतनी बड़ी बात नहीं हुई, आपने देखा भी नहीं। पर आपके जो मम्मी पापा है उनके लिए कितनी बड़ी बात है। हम लोग डाक घर जाते थे, वो छोटे छोटे पोस्ट बॉक्स होते थे, उसमें डालते थे, लोगों की चिट्ठियां आती थी। वो पूरा जमाना ही बदल गया है एंड दैट इज जस्ट पार्ट ऑफ द प्रोसेस। कोई नया ऐप आएगा, वो आप सबसे पहले उसको अडॉप्ट करोगे। कुछ नया आएगा तो फिर कुछ पुराना जब जाएगा तो उसको भी आपको झेलना पड़ेगा। चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, एज दे से। भगवान कसम, क्या प्रोग्राम दिखा दिया तूने। चलो अगली खबर भी आपकी हेल्थ से रिलेटेड ही है। FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनकी एक मोबाइल ऐप है, द फूड सेफ्टी कनेक्ट ऐप। जाके देख लो, प्ले स्टोर पे मिल जाएगी। बहुत खराब रिव्यूज, उससे ज्यादा खराब इंटरफेस। अभी एक सरकारी ऐप थी जहां जाके आप किसी भी फूड आउटलेट का एक कंप्लेंट रेज कर सकते हैं, उनकी हाइजीन कैसी है, क्वालिटी कैसी है, चटनी तीखी है कि नहीं, फलाना ढिमकाना। अब FSSAI ने एक सर्टिफिकेट जारी किया है और कहा है कि हर वो आउटलेट जो FSSAI से रजिस्टर्ड है उनको अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने रेस्टोरेंट में लगाना होगा और साथ ही में QR कोड भी चिपकाना होगा, जिसको कस्टमर स्कैन करके अपना रिव्यू FSSAI को सबमिट कर सकते हैं। एंड दिस इज हैपनिंग अंडर जागो ग्राहक जागो स्कीम। अब ये तो कस्टमर कर सकता है कि कंप्लेन कर दी, सबको पता है कि भाई खाना कैसा मिलता है होटल में, पनीर कितना अडल्ट्रेटेड है। सवाल ये कि FSSAI जो है वो क्या करेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केस ही एडवाइजरी इशू करके रह जाते हैं। चलो अगली भी आपकी हेल्थ को लेकर ही बता देता हूं। जर्नल ऑफ एपिडेमोलॉजी एंड कम्युनिटी हेल्थ में एक रिसर्च पेपर सबमिट हुआ है, जिसमें कई सारे रिसर्चर्स ने स्लीप इरेगुलरिटी और रिस्क ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के बीच में कोरिलेशन। बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अंग्रेजी हो गई ना, मतलब ये कि आप कैसे किस टाइम पे सोते हो और उससे आपकी बॉडी पे क्या असर पड़ता है। ये भी ठीक है। फॉर कॉन्टेक्स्ट सैंपल साइज बता देता हूं, 70,000 से ज्यादा हेल्दी एडल्ट्स की इन्होंने स्लीप पैटर्न को स्टडी किया और पाया कि वो लोग जिनका सोने या उठने का कोई खास टाइम हिसाब नहीं होता, उनमें रिस्क ऑफ हार्ट अटैक के केसेस बढ़ जाते हैं। और टाइम एंड अगेन बहुत सारी स्टडी ने बात को वेरीफाई किया है। अब ये आर्ग्यूमेंट है बिटवीन सही से नींद लेना एंड पूरी नींद लेना। बहुत लोगों को लगता है कि अरे हम अपने टाइम पे सो जाते हैं पर पूरी 7 घंटे की नींद कर लेते हैं। नहीं, रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि आप किस टाइम पे सोते हो या कितना सोते हो, इससे ज्यादा ये मैटर करता है कि आप सेम टाइम पे सोते हो और उठते हो कि नहीं। मतलब बेसिकली सबकी सर्केडियन रिदम्स अलग अलग होती हैं, बट वो सर्केडियन रिदम में होनी चाहिए। हो सकता है आप 10 बजे 11 बजे सो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट वो व्यक्ति जो हर रोज 1 बजे सो रहा है और हर रोज 8 बजे उठ रहा है, वो शायद आपसे ज्यादा हेल्दी है, भले ही वो लेट सो रहा हो। स्लीप पैटर्न एंड स्लीप क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए क्या कर सकते हो, ये कुछ पॉइंटर्स भी उन्होंने रिपोर्ट में बताए, बता देता हूं। एक तो सेम टाइम होना चाहिए सोने जागने का, सोने के 1 घंटे पहले तक स्क्रीन नहीं देखना। मैं ही क्वालिफाई नहीं कर रहा। आपका एक हेल्दी बेड टाइम रूटीन होना चाहिए। कल लेटे लेटे गपशप पीनट्स खा रहा था मैं। और आपके पास एक स्लीपिंग एनवायरनमेंट होना चाहिए, मतलब आपके कमरे में ठीक ऑप्टिमल ठंडक हो, अंधेरा हो, शांति हो। 2 गद्दों पे 3 लौंडे सो रहे थे उस दिन।
पीछे गाना बज रहा था और लाइट तो ऑफ करना भूल गए थे। अच्छा, अगली खबर है आपके फाइनेंसेस को लेकर। आपका सबका बैंक में एक अकाउंट होगा और आपको पता होगा कि बैंक वाले एक मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने को कहते हैं। कोई कहता है 2500, कोई कहता है 5000, कोई कहता है 10,000 मेंटेन करो, और खाते में अगर वो मिनिमम बैलेंस नहीं है तो उसका फाइन लगता है। यस, यू आर चार्ज मनी फॉर नॉट हैविंग इट। अमीर हो तो सरकार को पैसा दो, गरीब हो तो बैंक को। ये भगवान क्या जुल्म है। खैर, इस हफ्ते एक सरकार ने डेटा दिया है कि पिछले 5 सालों में जो पीएसबी है, पब्लिक सेक्टर बैंक, जो सरकारी बैंक है, इन्होंने जो मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने पे जो फाइन चार्ज किया है उससे 9,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। $1 बिलियन से ज्यादा फाइन लेने का यूनिकॉर्न। एंड माइंड यू, ये सिर्फ सरकारी बैंक का डेटा है। प्राइवेट वाले तो पता नहीं कितना चार्ज कर रहे होंगे। किस बैंक ने कितनी कमाई दी है ये लिस्ट देखो। 4th पे है कैनरा बैंक, उसके ऊपर बैंक ऑफ बड़ौदा, फिर पंजाब नेशनल बैंक एंड टॉप पे इंडियन बैंक। और अगर आप सोच रहे हो कि इस लिस्ट में एसबीआई क्यों नहीं है, क्योंकि वो मिनिमम बैलेंस पे फाइन चार्ज नहीं करते। खैर, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने ये बैंक से अनुरोध किया है कि भैया मिनिमम बैलेंस ना रखने पे जो फाइन चार्ज करते हो उसको आप वेव ऑफ कर दो, क्योंकि भाई सबके पास नहीं होते इतने पैसे के मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लें। आप तो बोल देते हो कि भाई 2000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करो। कोई आदमी है जिसकी टोटल सेविंग्स ही 3000 है, कभी कोई खर्चा आ गया, रक्षाबंधन पे बहन को गिफ्ट देना, कैसे देगा आदमी? उसको तो निकालना ही पड़ेगा ना वो पैसा। तो ये मिनिमम बैलेंस मेंटेन वही नहीं कर पाता जिसके पास वो प्रिविलेज नहीं है। अब बैंक वालों के लिए वो फाइनेंशियल उसके रेमिफिकेशंस क्या है मुझे नहीं पता, मैं तो बस मतलब आम आदमी की बात बता रहा हूं। अच्छा, हम अक्सर बोलते हैं कि हमारे लोकतंत्र, डेमोक्रेसी का 4th पिलर काम नहीं कर रहा, 4th पिलर काम नहीं कर रहा। सही बात है, पर जो लोग अक्सर मिस कर जाते हैं कि 3rd पिलर काम नहीं कर पा रहा। हाल ही में द हिंदू में कार्तिकेय सिंह ने बहुत अच्छा आर्टिकल लिखा, जस्टिस ऑन होल्ड, इंडियाज कोर्ट आर क्लॉग्ड। आपने सुना होगा ना, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। ये आर्टिकल कहता है कि इंडिया में जस्टिस सिर्फ डिलेड नहीं है, डिकेड भी है। क्योंकि आज के टाइम पे इंडियन कोर्ट्स में इतने सारे केसेस हैं जो तारक मेहता की कसम चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले ही जा रहे हैं। कितने? आज की डेट में इंडियन कोर्ट्स में 5 करोड़ से भी ज्यादा केस पेंडिंग है। 5 करोड़, कितने देशों की आबादी नहीं होती इतनी। The cases pending are over 87,000 in Supreme Court, over 63 lakh in High Court and over 4.6 crore in District and Lower Courts. यही तो सभी कहते हैं कि हमारे यहाँ एक बार कोर्ट कचहरी के केसेस में आदमी फंस गया तो फिर केस क्लोज होने से पहले आदमी क्लोज हो जाता है। इट्स लाइक होटल कैलिफोर्निया, यू कैन कम इन एनी टाइम बट भारतीय कोर्ट में इतने सारे केसेस पेंडिंग क्यों हैं? कौन से केसेस पेंडिंग हैं? इनकी समस्या क्या है और सॉल्यूशन क्या है? विल डिस्कस इन द स्पॉटलाइट दिस वीक। अब देखो, जब भी कोर्ट में केसेस लंबे चलते हैं तो प्रॉब्लम इंटेंट की नहीं है। ऐसा नहीं है कि वकील नहीं चाहता या जज नहीं चाहता कि भाई ये केस क्लोज हो, सब चाहते हैं, बट प्रॉब्लम है सिस्टम की। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम्स, लाइक सपोर्ट स्टाफ नहीं है, स्टैनो नहीं है वहां पर। फिर द नेचर ऑफ इंडियन जुडिशियल सिस्टम जो ऐसे ऑपरेट करता है कि चाहे 100 गुनेगार छूट जाए पर एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तभी लोअर कोर्ट से डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, वहां से हायर कोर्ट, वहां से सुप्रीम कोर्ट तक जाने का हर नागरिक को हक है। फिर कभी मुवक्किल अदालत का समय बर्बाद कर रहे हैं, कभी मेरे काबिल दोस्त अदालत को गुमराह कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसीजर तो है ही। फिर एक और बोटलनेक ये है कि कोई सेट टाइमलाइन नहीं है। कौन सा केस कितनी जल्दी, कितनी अर्जेंसी से खत्म करना चाहिए, इसका कोई संवैधानिक नियम नहीं है। और इसी वजह से छोटी छोटी बात पे एडजर्नमेंट, मैगी जितना केस बिरयानी जैसे कुक होता है, एंड देन द प्रोसीजर बिकम्स द पनिशमेंट। इसके अलावा 1-2 रीजन ऐसे हैं जो आपको किसी आर्टिकल या किसी रिपोर्ट में नहीं मिलेंगे। आप किसी वकील से बात करोगे तो वो आपको बताएगा। फॉर एग्जांपल, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल कोर्ट्स होते हैं वहां पर वकील हियरिंग के हिसाब से ज्यादा चार्ज करते हैं, तो जितनी बार हियरिंग हो, जितनी बार पेशी हो, उनको उतना फायदा होता है। इसलिए कभी कभी लोअर लेवल कोर्ट्स में मैटर लंबा खिंचता है। एंड ऑन द अदर हैंड, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में लॉयर्स पूरे केस के हिसाब से चार्ज करते हैं, तो केस जितनी जल्दी सॉल्व होगा उनको उतना फायदा। फिर एक वकील साहब ने मुझे ये भी बताया कि कभी कभी जज पे भी डिपेंड करता है। जैसे लॉयर सर्किट में कुछ जजेस की रेपुटेशन ऐसी बन गई है कि ये केस का मेरिट देखे बिना ही डिसमिस कर देते हैं, तो वकील चाहते हैं कि ऐसे जजेस पर हमारा केस ना जाए। किसी दिन जज साहब फुल जॉली एलएलबी मूड में आए हैं, एक के बाद एक केस में सुनवाई दिए जा रहे हैं, कभी कभी एक के बाद एक केस डिसमिस होते जा रहे हैं। ये चीजें कोर्ट रूम के अंदर चलती हैं। देखो, मोस्टली 2 तरह के केसेस होते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल। तुमने किसी का बटुआ मार दिया, सिविल केस। फिर तुमने बटुआ मारने के बाद आदमी मार दिया, क्रिमिनल।
When we come to civil in a bit, criminal case is a unique subject. Criminal cases में usually ये देखा गया है कि अगर वो पहले साल के अंदर रेजोल्यूशन आ गया उसका 70% ऑड चांस तो बढ़िया है, पर अगर वो एक साल से लंबा खिंचा तो वो बहुत ही लंबा खिंचता है फिर, क्योंकि अगले 5 साल में द रेजोल्यूशन रेट एवरेज इज अराउंड 14% और 5 साल के बाद इट गोज डाउन टू लेस देन 10%। और अगर आप सिविल केसेस की बात करें तो वहां ये देखा जाता है कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में बहुत लंबा चलते हैं। हर 5 में से एक केस ऐसा है जो 5 साल से चला जा रहा है। और क्यों लोअर कोर्ट्स में सिविल केसेस लंबे चलते हैं, रीजन आपको बता दिया है। वकील साहब पेशी के हिसाब से पैसे चार्ज करते हैं, पर केस जितना ऊपर जाता है टू हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, केस सॉल्व होने की संभावना उतनी बढ़ जाती है अमूमन। मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट अगर बस है तो हाई कोर्ट ट्रेन एंड सुप्रीम कोर्ट इज एन एयरप्लेन। बट हाउएवर जुडिशरीज बिगेस्ट प्रॉब्लम इसकी जजेस उतने नहीं है। एक पैरामीटर होता है नंबर ऑफ जजेस पर मिलियन पॉपुलेशन, जो इंडिया में बहुत खराब है। मतलब रेस्टोरेंट खोल दिया तुमने 4 मंजिला, बावर्ची रखे 4, ऑर्डर आने में टाइम तो लगेगा। इंडियन जुडिशरी इस टाइम पे सैंक्शन कैपेसिटी से लेस देन 80% पे काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट और सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जजेस की सैंक्शन स्ट्रेंथ है लगभग 26,000, पर उसमें भी लगभग 20% पोस्ट खाली हैं। हमारा खुद का लॉ कमीशन कहता है कि हर 1 मिलियन यानी कि 10 लाख लोगों पे 50 जजेस की स्ट्रेंथ होनी चाहिए। इंडिया में अभी सिर्फ 15 हैं, और ये 1987 में था। उसके बाद जनता भी बढ़ गई है, क्राइम्स भी बढ़ गए हैं, कैटेगरी ऑफ क्राइम्स भी बढ़ गए हैं। कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं है कि कितने जजेस एग्जैक्टली होने चाहिए, पर अभी जितने हैं वो बहुत कम है, ये बहुत क्लियर है। अब जजेस उतने अपॉइंट नहीं होते, क्यों नहीं होते, उसमें एक और प्रॉब्लम आ जाती है। वहां पे जुडिशरी और लेजिस्लेचर आपस में भिड़ जाता है। देखो हाई कोर्ट के जो जजेस अपॉइंट होते हैं वो कोलिजियम करता है, वो कुछ नाम होते हैं, वो रिकमेंड करके वो सरकार को भेजती है, सरकार को उन नाम में से कुछ अप्रूव करने होते हैं। और जुडिशरी और गवर्नमेंट आपस में कितने जय वीरू हैं ये पूरा रामगढ़ जानता है। पिछले कुछ साल से क्या हो रहा है कि सरकार कह रही है कि भाई चलो लोग रिकमेंड करो, कोर्ट कह रहा है कि जो हमने ऑलरेडी रिकमेंड किए हैं नाम उनको क्लियर करो। मतलब ताली दोनों हाथ से बज रही है, मजा किसी को नहीं आ रहा। अब ये जजेस की नियुक्ति की प्रॉब्लम आज या कल में सॉल्व नहीं होने वाली। इसका एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। मतलब तुम्हारे घर में जब रिजल्ट डे के दिन पिताजी बेल्ट चिपका रहे होते हैं तो पड़ोसी नहीं आ जाता कि भाई साहब नहीं मारो, अपना ही बच्चा है, अपन को वो पड़ोसी चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी लाइक इंडिया देयर आर सिस्टम्स लाइक मीडिएशन, आर्बिट्रेशन एंड लोक अदालत। लोक अदालत बिना कोर्ट जाए कोर्ट जैसे ही कोर्ट के बाहर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने में मदद करता है, इफ दैट मेक सेंस। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारी गाड़ी पे 3-4 चालान है, अब तुम कोर्ट जाओगे उसको छुड़ाने, कोर्ट के पास ऑलरेडी बहुत बर्डन है तो लोक अदालत लगती है। जाओ वहां पे अपनी एप्लीकेशन डालो, एक बार में तुम्हारा रेजोल्यूशन मिल जाएगा। तुम्हारे लिए भी काम आसान, कोर्ट के लिए भी। और ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बहुत बड़े बड़े मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जैसे भी लोक अदालत में सॉल्व हो जाते हैं। इनफैक्ट सिर्फ 2021 से लेकर 2025 के बीच में पिछले 4-5 सालों में लोक अदालत में 28 करोड़ केसेस सॉल्व हुए। 22 करोड़ तो ऐसे थे जो कभी कोर्ट गए ही नहीं, और 5 करोड़ ऐसे थे जो कोर्ट की तारीख पे तारीख से परेशान थे, वो लोक अदालत में सॉल्व हो गए। इसके अलावा और भी पैतरे अपनाए जा सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने हाल में कहा था कि अगर हाई कोर्ट में जो स्ट्रेंथ है वो 20% से कम हो जाती है तो जो रिटायर्ड जजेस हैं उनको वापस बुलाया जा सकता है। इनको कहते हैं एड हॉक जजेस। और इतनी सारी प्रॉब्लम होने के बाद भी आज तुम वकील के पास जाओगे तो ऐसे बात करेगा जैसे आज केस फाइल किया कल ऑर्डर। वकील फुल बॉब द बिल्डर वाला एंथू दिखाते हैं कि करके दिखाएंगे। जुडिशरी की पीछे से आवाज आती है, हाँ कर ही लेंगे। बट ऑन अ सीरियस नोट, फॉर अ कंट्री विच जजेस एवरीथिंग एंड एवरीवन, हमारी जुडिशरी थोड़ी और स्ट्रांग होनी चाहिए, विच इंक्लूड स्ट्रक्चरल चेंजेस, स्मूथ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड मे बी मोर लोक अदालत्स। अच्छा, जो भी मैंने अभी बोला है ये कुछ भी ऐसा फैक्ट बेस्ड नहीं है, बहुत ओपन टू डिबेट है। तो अगर आपका इसमें कुछ ओपिनियन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में #जुडिशरी लिख के एक बार जरूर बताना। चलिए अब देखते हैं इस हफ्ते की कुछ सबसे वायरल वीडियोस इन द नेक्स्ट सेगमेंट। एक वीडियो वायरल हुई यूके से। वीडियो में देखा जा सकता है लंदन की रोड पे एक डस्टबिन है, वहां पे लोगों ने पान थूक रखे हैं। और तुम्हें पता है इसको लेकर डाउट किस पे आया होगा? प्रिंस हैरी ने पान पराग तो खाया नहीं होगा। इंडियंस। सोचने वाली बात यह है कि वहां विमल कौन बेच रहा है। हेलो काजोल जी, भाई साहब कहां है? लंदन गए? बोलो जुबान केसरी। डोंट वरी, वील सी अ गुटका टेस्ट इन द वीजा प्रोसेस वेरी सून। अच्छा, जर्दी कैसे बनाते हैं? अच्छा, उसमें चूना कब लगाते हो? मिलाते कैसे साले? मसाला कब मिलाएगा? ईट इन इंडिया, स्पिट इन लंदन। ये कौन सी पॉलिसी निकाली? प्रधानमंत्री गुटका तुको योजना। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अब कुछ लोग बेइज्जती छुपाने के लिए कोहिनूर मांगेंगे। हाँ, हमने तो बस तुम्हारा डस्टबिन खराब किया है, तुमने तो हमारी विरासत खराब कर दी थी। इस वारदात के तार कानपुर से जुड़े हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि जब भी गुटखे की बात होती है कानपुर को इतना टारगेट क्यों किया जाता है। मतलब हाँ, कानपुरिये हैं ऐसे, हमारे वहां का पौष्टिक आहार है गुटखा।
हमारे वहाँ के बड़े बड़े डॉक्टर रिकमेंड कर रहे हैं कि खाओ। पर तुम्हारा ये मिसकंसेप्शन दूर कर देता हूं, ये जो तुम्हारा गुटखा सुपारी है ना, ये पूरे देश भर में खाई जाती है, लेकिन वही है ना, स्टीरियोटाइप बन जाते हैं। अब मैं तुमसे बोलूं पानी की कमी है, पानी की कमी तो बहुत जगह है, तुम्हारे दिमाग में राजस्थान क्यों आया? एक तो पता नहीं कौन सा ट्रेड डेफिसिट है, देसी लोगों को अपना कल्चर एक्सपोर्ट करने की इतनी चुल मची रहती है। बाहर जाके नदी में छठ पूजा कर रहे हैं, कचड़ा फेंक रहे हैं, अभी पान थूक दिया, कल को बकिंगम पैलेस के सामने बब्बर शेठ के मुँह हैं खुली हवा में, नीले आसमान के नीचे, जहाँ जी चाहे। अच्छा, नेक्स्ट इन द लाइन ऑफ अ कल्चरल मिसअप्रोप्रिएशन, यूएस के टेक्सास में एक हिंदू फैमिली ने वहां पे एक घर खरीदा। अब हिंदू रीति रिवाज जिसको पता है, घर खरीदते हैं तो सबसे पहले होती है गृह प्रवेश की पूजा, उसमें छोटा सा हवन होता है। अब इन्होंने वहां पे जब हवन किया तो थोड़ा धुआं निकला, और जब धुआं निकला तो वहां के आसपास वालों को लगा कि आग लग गई है। And so the neighbors called the fire department. फिर ढोल मूवी चल गई, डूइंग हवन फॉर पीस एंडेड अप कॉजिंग नेबर PTSD। सबसे अच्छा कमेंट लगा मुझे ताराचंद जी का, जो कहते हैं भारत में तो बुलाने पे भी नहीं आती गाड़ी। अभी बाकी इंस्टेंसेस की तरह जहां पे कचड़ा फेंक रहे हैं, पान थूक रहे हैं, कुछ गलत नहीं है, अपना कल्चर है, अपने घर के अंदर विद इन लीगल राइट्स वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। पर अमेरिका के लोगों के हिसाब से सोचो ना, उनको ये आदत नहीं है, उनके घर वैसी लकड़ी के बने होते हैं। ये गृह प्रवेश पे पागल हो गए, इन्हें अभी कथा का कॉन्सेप्ट नहीं पता, और भंडारा करा दिया घर। चलो विदेश से वापस आओ, तुमको गोरखपुर का गोरख धंधा दिखाता हूं। यहां पर एक रेस्टोरेंट था, यहां पर 11-12 लड़के खाना खाने पहुंचे। किसी ने वेज ऑर्डर किया, किसी को भाई कढ़ाई चिकन पसंद थी, सबने अपना अपना खाना ऑर्डर किया। अब चल रहा है श्रावण का महीना, तो श्रावण के महीने में हिंदू लोग नॉनवेज थोड़ा परहेज करते हैं। अब इसी पॉइंट पे वहां एक कस्टमर ने बोला कि मेरी वेज थाली में से एक हड्डी निकली है। मच गया बवाल। रेस्टोरेंट वाले बोले भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, हम वेज नॉन वेज खाना अलग बनाते हैं। वो कह रहे हैं अच्छा तो हम क्या झूठ बोल रहे हैं, हमारी थाली में हड्डी कैसे निकली? बाद में पुलिस को बुला दिया गया। जब पुलिस को बुलाया, फिर जब सीसीटीवी चेक हुई तो पता चला कि जो रेस्टोरेंट वाले थे वो सच बोल रहे थे। ये 12-13 लड़के जो आए थे, इन्होंने जानबूझ के थाली में हड्डी मिलाई थी। क्यों? क्योंकि रिफंड मिल जाए। और आजकल ऐसे केसेस बहुत देखने को मिल रहे हैं। अभी बैंगलोर में एक बहुत फेमस रेस्टोरेंट चेन है रामेश्वरम कैफे, वहां का केस निकला था। एक कस्टमर ने बोला था कि उनके खाने में से कीड़ा निकला है, तो इनफैक्ट रामेश्वरम कैफे ने तो एक प्रेस रिलीज तक निकाल दिया था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, कस्टमर झूठ बोल रहा है, हमको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि थोड़े पैसे ऐंठे जा सके। इनफैक्ट इंडिया में ये वेज नॉन वेज का बहुत बड़ा मसला है, और खासकर श्रावण के महीने में जब थोड़ा सा ऐसा व्रत वाला सीन चल रहा होता है तब तो और सेंसिटिव हो जाता है। जो फूड डिलीवरी बिजनेस में काम कर रहे हैं वो समझेंगे। अच्छा, एक और वीडियो वायरल हुई मध्य प्रदेश के मंदसौर से। अब इसको तुम पॉजिटिवली लो, नेगेटिवली लो, तुम्हारे ऊपर है। मैं तुम्हें वीडियो दिखा देता हूं। यहां पर एक व्यक्ति की मौत हुई, उनका मिट्टी जा रही थी। उसी टाइम पे जो उनका घनिष्ठ मित्र, उनका बेस्ट फ्रेंड था, वहां नाचने लगता है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों भाइयों में पैक्ट हुआ था कि जो जिस दिन मरेगा दूसरा वाला उसकी अर्थी पे नाचेगा। भाई पूरे बैंड बाजे के साथ, बकायदा ऐसा नहीं कि नाचने लगा, पूरा बैंड लेके आया और तब नाचा है। नाउ पर्सनली आई थिंक दिस इज अ वेरी मेन थिंग टू डू। बहुत लड़कियों को शायद समझ में नहीं आया, क्योंकि ऐसा होता है ना जैसे शादी के पहले बैचलरेट है, सब साथ में जाके ट्रिप करेंगे, फन करेंगे। आजकल ऐसी पैक्ट होने लगे कि भाई पता नहीं कब निकल जाए, आजकल के जमाने में कुछ पता नहीं है, कोई ऐसे ही निपट जाए, कोई हनीमून पे निपट जाए। तो जिस दिन मेरा आखिरी दिन हो ना, तुम लोग ये करना। तो आपस में हम लोग का एक दोस्त है, उसकी डिमांड है कि जिस दिन मेरा जनाजा हो तुम लोग वहां पे बियर पियोगे। अब ये भाई मुसलमान है, तो हम लोगों ने पूछा एक बात बताओ, तुम अपने आखिरी दिन पे हम लोगों से हराम करवाओगे वहां पे? तो कहता तभी तो लोगों को पता चलेगा कि मेरे दोस्त एक नंबर के हरामी है। अच्छा, तुम्हें याद है पिछले हफ्ते एक और वीडियो वायरल हुई थी जहां पे इंडिगो फ्लाइट में एक पैसेंजर को पैनिक अटैक आ गया था, मुसलमान था, तो एक आदमी ने उसको थप्पड़ मार दिया था। बहुत ऐसी बात हुई थी कि कम्युनल हेट क्राइम है, किसी को कैसे ऐसे थप्पड़ मार दिया। बाद में पता चला कि जिस लड़के ने मारा था थप्पड़ वो भी मुस्लिम कम्युनिटी का ही था, तो वो वाला एंगल शांत हो गया। फिर प्रॉब्लम ये हुई कि जिसको थप्पड़ मारा गया वो गायब हो गया, वो मिले ही ना। अब उस केस में 2 अपडेट है। जो लड़का गायब हुआ था वो असम के किसी रेलवे स्टेशन से मिला है, और जिसने थप्पड़ मारा था इंडिगो ने उसको नो फ्लाई जोन में डाल दिया है। मतलब अब वो अपनी इस हरकत की वजह से एयर ट्रैवल नहीं कर पाएगा। गाइस, सबने वीडियो देखी, आई डू नॉट नो किसने नोटिस किया, जो उसका पट से हेडशॉट था। मतलब पट से हेडशॉट। अगली एक वीडियो बड़ी वायरल हुई बिहार से, जहां पर एक व्यक्ति बताता है कि बिहार में विकास ना हो पाने का कारण सिर्फ वहां की राजनीति नहीं है, पर वहां पर कुछ लोगों की मानसिकता भी है।
लोग का मेंटेलिटी देखिए, सोच देखिए कितना छोटा सोच है, घटिया सोच है। देख लीजिए यहाँ कितना सेफ्टी से लगाया गया और लाइट को कैसे निकाला गया। देख लीजिए कितना सोच कैसा है लोग का, कि इतना चोर सब है कि देख लीजिए लोहा निकाल दिया, लोहा यहाँ का तोड़ दिया है, यहाँ का देख रहे हैं ये मीटर उटर सब कबाड़ दिया है। ये गधा सबको तो पढ़ाई लिखाई के साथ मतलब तो है नहीं, चोरी करेगा, नशा करेगा, यही काम बच गया दुनिया में, और कुछ काम है नहीं। इट्स अ वेरी टफ थिंग टू हियर, स्पेशली इफ यू आर अ बिहारी योरसेल्फ, कि जब तुम्हारे ही प्रदेश का कोई व्यक्ति कहे कि यार सोच खराब है इनकी, इनको पढ़े लिखने से मतलब नहीं है, इनका कुछ नहीं हो सकता। पर तुम सोच के देखो वो इशू भी क्या उठा रहा है कि विकास के नाम पे एक फ्लाईओवर बना है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, अपना हक नहीं है, सबको पता है, पर उसमें भी चीजें जो चोरी हो रही हैं। इसके पहले भी हुआ था जब बच्चे एक फ्लाईओवर से नटबोल्ट चुरा के ले जा रहे हैं। ना ये सेफ्टी पे कितना बड़ा इशू है। उसके बाद लाइट्स अगर लग रही हैं तो लाइट उठा के ले जा रहे हैं, लोहा निकाल के ले जा रहे हैं। दो चीजें बताता है, एक तो गरीबी भी उन लोगों में बहुत है, पढ़े लिखे नहीं है। तुम्हारा मेरा थोड़ा प्रिविलेज होगा अगर हम बोल जाएंगे कि अरे यार ये कैसे है, इन्होंने क्या पता वो जो बेचारा लाइट चुरा रहा है उसके घर में खुद की लाइट नहीं हो, हालत इतनी खराब है। पर क्या पता ये भी हो सकता है कि बस ये एक माइंड सेट है, अरे फ्री की चीज है, आओ निकाल लो, चोरी कर लो। तो ऐसे में पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कैसे होगा? और ये सारे इश्यूज हैं, ये सिर्फ पॉलिटिक्स में विकास विकास चिल्लाने से नहीं आएंगे। ये बहुत कुछ मूलभूत इश्यूज हैं जहां आपको लोगों को एजुकेशनल लेवल पे बताना पड़ेगा कि भैया क्या कर रहे हो, थोड़ा सा ना पब्लिक गुड के लिए भी कुछ चीजें होती हैं। अच्छा, ये तो थी जानने योग्य इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण खबरें, लेकिन खाने के साथ थोड़ी सी ऐसी मिठाई भी होती है ना, ऐसा थोड़ी सी चीट मील। इसीलिए अब एरी गैरी यहां वहां की आलतू फालतू खबरें जो आई वो डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट सेगमेंट। सोचो अगर तुम्हारे पास बहुत पैसे आ जाए, मतलब बहुत पैसे, बहुत अच्छा लगेगा। ऐसे ही हुआ नोएडा के एक व्यक्ति के साथ, जिनकी मां के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए। हजारों लाखों करोड़ों नहीं, हजारों लाखों करोड़ों रुपए। उसने हर जगह हल्ला मचा दिया, बैंक वालों ने मना कर दिया कि भाई हमने ऐसा किया ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर उसने वीडियो दिखाई और तुम वीडियो में देखो भाई, एक के बाद 0 बताया गया ये अमाउंट है 1 सेप्टिलियन ट्रिलियन रुपए। इतना पैसा जितना बैंक छोड़ो, देश छोड़ो, दुनिया में ही नहीं है। 1 सेप्टिलियन ट्रिलियन कितने जीरो होते हैं इसमें संबित भाई? बताता नहीं, बताओ ना आज दर्शक, बताता बैठो। अच्छा, आपको पता है कि बिहार में इन दिनों चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, SIR, जिसके तहत लोगों के नए नए अब डॉक्यूमेंट्स बन रहे हैं, प्रमाण पत्र, किसी का रेसिडेंस का, किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, किसी का डेथ सर्टिफिकेट, है ना। पिछले हफ्ते कुत्ते का बना दिया था उन्होंने, डॉग बाबू, मां का नाम कुतिया देवी। अब खबर आई है कि कुत्ते के बाद अब कौए के कागज बना दिए हैं। डिटेल लिखी है, कौआ, बाप कौआ सिंह, मां मैना देवी। मैना देवी तोते की पत्नी चुरा ली तुम लोगों ने। और मामला यहां नहीं थमा, कुत्ते कौए के बाद एक गधे का भी प्रमाण पत्र बना। डोनाल्ड ट्रंप की एप्लीकेशन सामने आई। हाँ, प्रेसिडेंट होगा तो अमेरिका का, वोट समस्तीपुर में डालियो। सोचो अगर बन गया तो कैसा होगा। नेम डोनाल्ड ट्रंप, नेशनैलिटी अमेरिकन, वाइफ मेलानिया ट्रंप, फादर व्लादिमीर। अच्छा, कागज की कॉमेडी सिर्फ बिहार में नहीं, चाइना में भी हुई। यहां पर एक व्यक्ति के 2 बच्चे थे, तो उसने अपनी पूरी संपत्ति बेटे के नाम कर दी और बोल दिया कि सुनो बेटी को उसका पार्ट कॉम्पेंसेट कर देना। इसने नहीं दिया तो बेटी कोर्ट पहुंच गई कि नहीं हम भी इसके असली हकदार हैं, हम भी वारिस हैं। तो बोलता है नहीं असली वारिस तो मैं हूं। तो लड़की कहती है असली वारिस तो मैं भी हूं। कोर्ट बोलता है ऐसा करो DNA करा लो। पता चला दोनों ही लावारिस हैं। हाँ भाई, दोनों ही अडॉप्टेड निकले। ये कैसे हो गया? सोचो, दोनों अपने सगे को प्रॉपर्टी नहीं देना चाह रहे थे कि नहीं असली वारिस तो मैं हूं, असली मैं हूं। पता चला दोनों नकली थे। एंड दिस सो फनी एंड पोएटिक। ये कई बार दोस्तों में इतने एंटाइटल्ड हो जाते हैं, हम उस चीज पे भी अपना हक समझने लगते हैं जिसको हम डिजर्व ही नहीं करते, है ना राहुल भाई? गए कांग्रेस के सब्सक्राइबर। मजा आया। अच्छा, एक भाई साहब की कहानी सुनाता हूं। भैया 14 साल की उम्र से बनाना चाहते थे, 18 साल की उम्र से कोशिश कर रहे थे और 20 साल की उम्र में बन गई। अब तुम सोचोगे गर्लफ्रेंड नहीं, कंट्री। हाँ, कहते हैं ना युवा राष्ट्र का निर्माण करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में एक 20 साल के लड़के ने सही में राष्ट्र का निर्माण कर दिया। क्रोएशिया और सर्बिया के बीच में एक डिस्प्यूटेड लैंड था। ये आदमी गया कुछ लोगों को लेकर वहां झंडा गाड़ दिया और बोला आज से देश हमारा, नाम रखेंगे फ्री रिपब्लिक ऑफ वेरडिस। 400 लोग इकट्ठे करके इसने नया देश बना दिया। यहां 400 लोगों में शादी नहीं होती पूरी।
और सुनो, झंडा गाड़ा, लोग बुलाए, सिटीजनशिप दी, कैबिनेट बनाई, अपनी करेंसी तक बना डाली भाई, फुल नित्यानंद रूट। That me through this me talking to me. 20 साल के लड़के ने कंट्री बना दी, या 20 साल में हमारा लाइसेंस नहीं बना था। तंग किया गया। अच्छा ये भगवान क्या जुल्म है। में क्या जोड़ा कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन है, सिस्टर्स। ए तुम क्या मांग रही हो? मैं सबसे बड़ी बहन हूँ तो मैं देती हूँ अपने सब छोटे भाइयों को, किसी को कुछ गिफ्ट, किसी को सही में। एक सेकंड, ये स्कीम कौन सी है? ये बड़ी बहन गिफ्ट देती है? क्या बात कर रहे हैं? मैं देती हूँ। तुम फेमिनिज्म की रोल मॉडल क्यों नहीं हो? तुम आगे क्यों नहीं हो? मतलब भाई तुम्हारी दीदी तो सीधी ममता बनर्जी है। तो तुम क्या दे रहे हो? वोट? खुश हो गया? ये हमारी बहन ममता मजबूत आदमी है ममता। सालों आज के दिन एब्सेंट नहीं लगा पा रहे थे। मैं कभी इराकी नहीं बनवाया अपने स्कूल में है, और मैं बॉय स्कूल का था। लड़कियां देखो कितनी खुश हैं, यही मार रहा था लाइन, ये गई विकेट डाउन। अच्छा, आप काफी खूबसूरत है, आपको नजर क्यों नहीं लगता है? काजल का डब्बा जो हमारे साथ है। ये कैसी तारीफ थी जो मतलब ऐसे बेइज्जती में भिगो के मारी है? ब्रो कांट डिसाइड इफ दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट और इंसल्ट। वो अमिताभ बच्चन वाला मीम हो जाएगा। मेरा काजल का डब्बा कहाँ है? पूछ रही है लड़कियां कमेंट सेक्शन में। मीटर पे जमजम लिखने से बिजली का बिल कम। बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है, कोई ऐसा वजीफा बताएं कि बिजली का बिल कम है। समीरा आजम कराची से। आपने शहादत की अंगुली से मीटर पे जाके लिख लेना है जमजम। महीने में 2 दफा करें, हर 15 दिन बाद। आज कर लें और 15 दिन बाद फिर करें, इंशाल्लाह ये भी मैं गारंटी से कहता हूं आपके बिजली का बिल कम आएगा। मीटर कहाँ है अपना? आजकल लॉजिक तो मैं ढूंढता ही नहीं हूँ दोस्तों बातों पे, मैं बस फॉलो मारता हूँ। अब हो गया, मेरा दिमाग मैंने यूज कर लिया, लॉजिक का कोई फायदा नहीं है। किसी ने तुम्हारी जीडी पे भी जमजम लिख दिया था। फैमिली देखती है, वरना ऐसी गाली दूं, ऐसी गाली दूं, ऐसी गाली दूं। लाइट कट गई। कोई आशीष चंचलानी को ये रील भेजो यार। बिजली का बिल तेरा बाप भरेगा। Floods hit Varanasi, but these men row a boat just to buy alcohol. बस ठीका नहीं डूबा है, हम लोग नैया से लेने आए दारू। सारा बनारस डूब गया है। बाढ़ कुछ नहीं उखाड़ सकती तुम्हारा, तुम नशे में ही डूबोगे, और नशे से बच गए तो जुआ। आपका नॉलेज तो कमाल का। Shame on Noida authority. ना कोई बंदा है ना कोई पुलिस है ग्रेट नोएडा में इस टाइम पे। आप सोचो मेरे को इतना अनसेफ लग रहा है, तो इस लड़की का पीछा मैं कर रहा हूँ, उसको कैसा लग रहा हूँ? Nvidia, US इकोनॉमी, टेस्ला, सिडनी स्विनी। ये वाला समझे तुम लोग? एक बंदा सिडनी स्विनी को गंगा में डिजिटल स्नान करा रहा था। सिडनी स्विनी को डिजिटल गंगा, और मैं कहता हूं कोई दिक्कत नहीं है उसको, तो मैं डिजिटल स्नान करा, उसे बता तो दो एक बार कि भाई उसके पाप धोए ले जा रहे हैं। आजकल के देश के हालातों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से बताती है कि पीछे बाढ़ है, बर्बादी है, आगे सिडनी स्विनी का डिजिटल स्नान। चेंज द म्यूजिक, आई कांट डांस टू दिस सॉन्ग। इससे अच्छा बताऊं, वो आज तक वाला टंग टंग, वो तो भाई मेरी शादियों में, मेरी बारात में बजना चाहिए वो गाना, सब उसी पर नाचेंगे। Religious violence promoters, let's see who's behind this. Unemployed youth knew this. ये ओपन लेटर ने बहुत अच्छी बात बोली थी जब उसने बताया था कि कावड़ वगैरह में जो आ रहे हैं, जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है कि कावड़िए गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये गुंडे हैं जो कावड़िए बन के घूम रहे हैं। कभी कोई दूसरा सीजन आएगा, कभी गणेश चतुर्थी आएगा तो ये गणेश भक्त बन जाएंगे, कभी कोई और आएगा, कभी कोई इलेक्शन का सीजन आएगा तो ये पार्टी सपोर्टर बन जाएंगे। इनका काम है हुड़दंग फैलाना, अभी बस ये चोगा पहने हैं। एसएससी एग्जाम सेंटर नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। कॉन्टेक्स्ट के लिए जिसको नहीं पता, नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड अभी भी दुनिया का इकलौता ऐसा आइलैंड है जहां पे वहां की लोकल ट्राइब्स रहते हैं, सिविलाइजेशन वहां तक नहीं पहुंची है। बट
एसएससी का एग्जाम सेंटर पहुंच चुका है। Whole world is working on artificial intelligence, but our priority is to create time machine first so that we can go back in time and stop Nehru. He is stopping the work today. यार AI का काम करो, नेहरू जी को रोकना पड़ेगा। नेहरू जी पीछे इतना काम कर रहे हैं कि आगे काम नहीं हो पा रहा। टाइम मशीन बनाने की जरूरत नहीं है, ये देश को ऑलरेडी पीछे ही ले जा रहे हैं। अरे भाई यार यार रेडिट कम्युनिटी यार कितनी प्यारी है ये। ये पता है तुम्हारे प्रयागराज से एक सब इंस्पेक्टर हैं, कुछ कुछ एरिया होता है ना जहाँ पे पानी पहुंच जाता है, कौन सा एरिया होता है जहाँ हर बार बाढ़ आ जाती है? कीटगंज हो गया, नारागंज हो गया, ये सब जो इतने घाट के पास लगते हैं ये सब डूब जाते हैं एवरी ईयर क्योंकि पानी छोड़ते हैं आपका तो नदी वदी। ऐसी एक जगह घर पे पानी डूब गया तो ऐसा ही है ये भाई साहब, वहां पे पूजा भी कर रहे हैं, पहली मंजिल से डुबकी लगा रहे हैं, स्विमिंग कर रहे हैं, बाद में पता चला पुराने तैराक रहे थे नेशनल लेवल के, फुल मजे ले रहे हैं ये। August is complete without this audio message. और ये भी कंफर्म कर लो 14 अगस्त किस तारीख को है यार, ये भी पता कर लो क्योंकि उस दिन 14 अगस्त होता है, और 14 अगस्त किस तारीख को है ये भी पता कर लो। 14 अगस्त तो 19 तारीख को होगा इंशाल्लाह। 14 अगस्त 19 तारीख को इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसी भाई कुछ कुछ ऐसे वो वाला नहीं है फ्राइडे है कुछ मीम्स दोस्तों कुछ कुछ डेट से कनेक्ट हो जाते हैं, और पिछला वाला अगर आप रिलेट नहीं किए तो कोई बात नहीं, इट्स वेरी जेंजी थिंग, यू नो, यू शुड इट्स वेरी। हमारा देश 15 अगस्त को क्यों आजाद हुआ पता? अगस्त क्योंकि 14 अगस्त 19 को आ रही थी। समुद्र पी लिया, तब अंग्रेजों को पता लगा कि 1 अगस्त ने सागर पी लिया, अब तो 15 अगस्त है भैया, भागो भारत छोड़ के, वरना ये 15 अगस्त क्या करेंगे। आज तारीख क्या? 7 8 9 10 दोस्तों 9-10 अगस्त तो अभी भी हो गए। ओ खुशबू पटानी ने कमेंट किया है, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ पढ़ने के लिए। व्हाट ये भैया गुरुजी ने कहा है तो कुछ सोच समझ के ही कहा होगा। अगस्त या नहीं अगस्त, नीरज चोपड़ा हूँ। गुरुजी फेंक रहे लंबी वाली। गुरुजी थोड़ा सा क्या है ना कि अपने पंडाल से भी फेंकते हैं तो गुरुजी को थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है, तो गुरुजी की लंबी जाती है। गुरुजी आपका नॉलेज तो कमाल का है। और इसी के साथ एक और संडे शो अपने समापन की ओर। पसंद आया तो दोस्तों लाइक, नहीं पसंद आया तो आप फिर भी आप अपना अंगूठे का इस्तेमाल करें और डिसलाइक कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में जो न्यूज आपको सबसे अच्छी लगी हो, जो आपका ओपिनियन है, जो आपका पर्सपेक्टिव है, प्लीज एक बार नीचे लिख के हमें बताइए, हम अगले संडे शो में उसको डिस्कस करेंगे। हमेशा की तरह एक और दरख्वास्त, अपने दोस्त या रिश्तेदार के साथ ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए। अगले हफ्ते भी हर हफ्ते की तरह और न्यूज और इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट के साथ आपसे मिलने आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टाटा, बाय बाय, शब खैर, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।